नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान पर। हिंदी व्याकरण में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है, उसका नाम है वाक्य। ठीक है, तो एक वीडियो बनाए थे हम पिछले वाक्य की, है ना। उसमें क्या कुछ अधूरा रह गया था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हम वीडियो को पूरा नहीं कर पाए थे। चलिए आज हम इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के बताए थे? वाक्य के दो तरह से भेद बताए थे उसके, है ना। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने थे? वो थे 8। ठीक है, और रचना के आधार पर कितने हैं? 3। तो जिनमें से मैं 5 अर्थ के आधार पर हमने करा दिए पिछली वीडियो में। विधान वाचक, प्रश्नवाचक, सकारात्मक और निषेधात्मक, है ना, विस्मयावबोधक, ये 5 हो गए हैं। अब छठे की बात आती है। छठा कौन सा होता है? छठा होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, तो इनकी क्या पहचान होती है इच्छावाचक वाक्य की? कि वे वाक्य जिनमें किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का वर्णन हो। आशीर्वाद का वर्णन हो तो वे वाक्य क्या कहलाएंगे? वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। एक दो एग्जाम्पल आपके सामने पेश हैं। जैसे कि पहला है कि मेरी इच्छा है कि आप बहुत लाभ कमाएं। ठीक है, उसमें क्या होगा? देखो, इसमें तो खुद इच्छा शब्द इसमें लिखा हुआ आ गया, तो इससे आराम से पहचान जाएगा कि क्या नाम, वो इसमें इच्छा स्पष्ट हो रही है। दूसरा है, एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूं कि सेब खाया जाए, या इस तरीके कह सकते हैं कि मेरे सेब खाने की इच्छा है या मैं सेब खाना चाहता हूं। ठीक है, इसमें क्या अपनी इच्छा जाहिर हो रही है। ठीक है। तीसरा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपके साथ है मतलब जिस वाक्य में इच्छा जाहिर की जा रही हो, आशीर्वाद दिया जा रहा हो, तो किस तरह के वाक्य होते हैं? एक दो एग्जाम्पल और हैं कि हे प्रभु वर्षा हो जानी चाहिए, है ना, तो उसमें भी इच्छा हो रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। चलिए 7वां नंबर की बात करते हैं। सातवां जो नंबर होता है वो होता है संकेतवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा इसके नाम में ही स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में संकेत दिया जाता है, संकेत या इशारा दिया जाता है, ठीक है, दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? वो संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि रामू इधर से गया है। रामू इधर से गया, एक संकेत दे दिया, कहां से गया? वो इधर से गया, है ना। सोहन का घर उधर से दूसरा है। तो ज्यादा एग्जाम्पल इनको देने की कोई जरूरत नहीं है। जिन वाक्यों में दिख रहा है कि आपको कोई संकेत मिल रहा हो, तो वे वाक्य क्या कहलाते हैं? वो संकेतवाचक कहलाते हैं। परीक्षा में कैसा होता है, एक वाक्य दिया होगा, आपको ये बताना होगा कि अर्थ की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो सभी के सभी आराम से पहचान जाएंगे, है ना। 8वां नंबर होता है संदेहवाचक। तो संदेहवाचक में क्या होगा? जिन वाक्यों में संदेह स्पष्ट होता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक कहलाते हैं। जैसे शायद श्याम आ गया होगा। कंफर्म तो है नहीं इसमें कि श्याम आ गया, संदेह होगा, है ना, शायद श्याम आ गया होगा। ठीक है। दूसरा, उसने कुछ खाया होगा। इस वाक्य में भी संदेह स्पष्ट है, उसने कुछ खाया होगा। ठीक है, तो ये होते हैं संदेह
वाचक। तो इस तरीके से केवल 8 के 8 जो है ये हो चुके हैं। उसने ये काम कर लिया होगा। तीसरा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर 8 तरह के वाक्य होते हैं। 8 के 8 वाक्य हमने पूरे कर लिए हैं। अब बात करते हैं रचना के आधार पर किस तरह के होते हैं ना। तो हेडिंग डालते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं उनका नंबर हमने लिख लिया। पहला होता है सरल, जिसको हम साधारण भी कह सकते हैं, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, जिसको हम अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। ये सिंपल, ये कंपाउंड। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, जिसको अंग्रेजी में हम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के वाक्य होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य, तो इसकी परिभाषा होती है जिन वाक्यों में केवल एक ही विधेय होता हो। जिन वाक्यों में केवल एक विधेय होता हो, एक विधेय होता है, ठीक है। तो वो क्या वाक्य क्या कहलाते हैं? वो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे सोहन स्कूल से आ गया। सोहन स्कूल से आ गया। सोहन स्कूल जाता है, सोहन स्कूल से आ गया। सोहन बाजार जाता है, श्याम ये करता है, शाम खाना खाता है ना। ये सिंपल वाक्य होते हैं एकदम। इसमें केवल एक ही विधेय होता है। तो इसमें विधेय क्या चीज है ये वो बता दीजिए। सोहन तो हो गया इसमें उद्देश्य, जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो उद्देश्य कहलाता है। और जो बात कही जाए वो क्या कहलाता है? वो विधेय कहलाता है, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही विधेय होता है, इसलिए ये सरल वाक्य में इनकी गिनती आती है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर की, संयुक्त वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों, सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय बोधक क्या होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? तो समुच्चय बोधक शब्द वे कहलाते हैं जो 2 वाक्यों का जोड़ने का काम करते हो। जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब 2 वाक्य, आप सिंपल सेंटेंस बता दीजिए, 2 सिंपल वाक्य। जैसे कि एक नाम ले लिया हमने, श्याम नाम ले लिया ना, श्याम स्कूल गया, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज और लिख दिया हमने कि वहां जाकर पढ़ने लगा, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया श्याम स्कूल गया, पढ़ने लगा, या वह सब लिख दें, श्याम स्कूल गया, वह पढ़ने लगा। तो ये 2 सिंपल वाक्य हो गए। इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? श्याम स्कूल गया और, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा और, श्याम स्कूल गया और वह पढ़ने लगा, ठीक है। तो 2 सिंपल वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और। ये और जो है ये समुच्चय बोधक शब्द होता है। इसके अलावा और के अलावा कुछ शब्द और होते हैं, जैसे कि एक और हो गया। और को हम क्या लिख सकते हैं? वह लिख सकते हैं, वह। और क्या इसको लिख सकते हैं? एवं, ठीक है। तथा इनके अलावा भी होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, पर, लेकिन, इसलिए। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? ये समुच्चय बोधक होते हैं। ये शब्द जो होते हैं ये 2 वाक्यों को जोड़ने में काम करते हैं, है ना। तो जिन वाक्यों में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। एक डेफिनेशन और होती है कि ये 2 साधारण वाक्यों से जुड़कर मिलकर बनते हैं। 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने पर बनते हैं।
जोड़ने पर बनते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, श्याम स्कूल गया और पढ़ने लगा। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और लिखवा देते हैं इसके हम, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी पड़ जाए। दूसरा एग्जाम्पल इसका, गीता गई और सीता आई। सीता आई, तो एक वाक्य है इसमें गीता गई और दूसरा वाक्य है इसमें सीता आई। तो इन दोनों जब वाक्यों को हम जोड़ेंगे तो बीच में क्या आएगा, और आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल होता है। तीसरा, वह मेहनत तो करता है, वह मेहनत तो करता है पर फल नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। ठीक है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हुआ। तीसरा, मैंने उसे फल दिया लेकिन उसने नहीं खाया, लेकिन उसने नहीं खाया। तो ठीक है स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया होगा क्या होते हैं संयुक्त वाक्य। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के बाद बनते हैं संयुक्त वाक्य, और उनको जोड़ने के बीच में समुच्चय बोधक का शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और, वह, एवं, तथा। इन सभी का मतलब एक ही होता है, किंतु, परंतु, पर, लेकिन इनका अर्थ भी एक जैसा ही होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये शब्द आते हैं संयुक्त वाक्य में। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरा नंबर का आता है अर्थ के आधार पर, सॉरी रचना के आधार पर जो तीसरा नंबर आता है उसका नाम है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों कॉन्सेप्टों में पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया गया है और उसमें यह बताया गया है कि इसमें संयुक्त बता दीजिए या मिश्र बता दीजिए, तो उनको पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो उसके थोड़ी सी पहचान बता देते हैं, मिश्र वाक्यों को हम कैसे पहचानते हैं। इसमें एक परिभाषा होती है कि वे वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य तथा अन्य उस पर आश्रित होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। अन्य आश्रित उपवाक्य होता है, उपवाक्य होते हैं। मतलब इसमें जो मुख्य वाक्य होता है उस पर जो दूसरा जो शेष लिखा होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, है ना, उस पर आश्रित होता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल में कैसे याद करते हैं, जैसे दिए गए कथन सभी होते हैं। जैसे किसी ने कोई बात बोल दी है ना और इनवर्टेड कॉमा में बोल दी है ना, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसमें जो है उद्देश्य क्या, सुभाष चंद्र जी बोस है ना, और उस पर डिपेंड क्या होता है, उस पर डिपेंड ये उपवाक्य कहलाता है ना। तो ये दिया गया उपवाक्य एक मुख्य उद्देश्य पर आश्रित होता है। ठीक है, इसका एक दो एग्जाम्पल और है। मैंने उससे कहा कि तुम इधर मत आना, तुम इधर मत आना। एक पहचान इसकी ये होती है, देखो पहली पहचान क्या बताई इसमें कि दिए गए वाक्य जो होता है वो इनवर्टेड कॉमा में होता है, सबसे अच्छी पहचान इसकी है। दूसरी पहचान इसकी ये होती है कि शब्द में बीच में क्या आता है, की शब्द आ जाता है। पहले वाले वाक्यों में आता है, संयुक्त वालों में समुच्चय बोधक शब्द आते हैं और इसमें क्या आता है, की आ जाता है। ठीक है, तीसरी पहचान और है इसमें, मैंने उसे कुछ दिया जो उसके
लायक था, जो उसके लायक था। तो 3 वाक्य मैंने ऐसे दे दिए हैं जिसे तुम मिश्र वाक्य को बड़े आराम से पहचान सकते हैं। पहला इनवर्टेड कोमा में लिखा है तो मिश्र वाक्य है। दूसरा बीच में की शब्द आ गया है तो मिश्र वाक्य है। तीसरा मैं उसे दिया जो। अब ये जो शब्द भी इसकी पहचान होती है, ठीक है। तो क्या क्या पहचान होती है मिश्र वाक्य में? इनवर्टेड कोमा में दिया गया हो, या बीच में की शब्द आया हो, या जो के अलावा जिसे भी आ सकता है, जिसको भी आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि मिश्रा जी है ना, मिश्रा जी को मिश्रा मतलब मिश्र, और मिश्र वाले में जैसे बने शब्द बीच में आ जाते हैं, जो, जिसका, जिसे, जिस, ठीक है। इस तरीके से हम इसका मिश्र वाक्य का आपके समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पहचानने में, ठीक है। संयुक्त में क्या होता है? संयुक्त में समुच्चय बोधक शब्द आते हैं, और, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, ये शब्द आते हैं। और मिश्र वाक्य में इसमें एक विधेय पर दूसरे उपवाक्य क्या होते हैं, वो आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं उस पर, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और बता दें इसका। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, अक्षर अच्छे नहीं बनते। जैसे कि हम राइटिंग में लिख रहे हैं, वो अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी में से होता है ना। तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, तो ठीक है। और सबसे बड़ी पहचान ये होती है, इन शब्दों को हम इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। आई सेड दैट की, है ना, इस तरीके से। तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर सही नहीं बनते, बीच में क्या आ गया? की शब्द आ गया, ठीक है। तो ये वाक्य का चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा सा जल्दबाजी में एक रिवाइज कर दें इसको। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य क्या होते हैं? जो कर्ता कर्म और क्रिया से बने होते हैं, ठीक है। और इसमें एक खास बात ये बताई थी कि इसमें कुछ अंग बताए थे इसके, है ना। तो दो उसके कर्ता और क्रिया के आधार पर दो थे इसके, उद्देश्य और विधेय, ये 2 अंग थे इसके। किसके आधार पर थे? कर्ता और क्रिया के आधार पर इसके 2 अंग थे, ठीक है। जबकि इसके अन्य अंग क्या थे? इसके अन्य अंग 6 थे। उसमें क्या होनी चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए वाक्य में, उनका सबका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उसमें योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा उसमें क्या होना चाहिए? पदक्रम भी होना चाहिए उसमें। तीसरा उसमें पदक्रम भी होना चाहिए, मतलब पदों को उनके अनुसार रखना चाहिए, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर उसमें क्रिया आनी चाहिए, ठीक है। चौथा इसमें क्या होना चाहिए? अन्वय होना चाहिए। और अन्वय में क्या बताया था? अन्वय में यह बताया था कि क्रिया किसके अनुसार? वचनों के आधार पर, लिंग के आधार पर होनी चाहिए। जैसे कि क्या नाम, किसी का नाम दिया, सोहन स्कूल जाते हैं नहीं चलेगा, श्याम स्कूल जाता है चलेगा, है ना। तो वचन के आधार पर क्रिया होनी चाहिए। उसके अलावा इसके 2 अंग और थे, वो कौन से थे? जैसे कि 5वां था सार्थकता हो गई, योग्यता हो गई, पदक्रम हो गया, और एक थी आकांक्षा, जिसे हमने जिज्ञासा भी बताया था, ठीक है, आकांक्षा होती है। और एक लास्ट था स्पेस वाला, निकटता। ये निकटता भी इसमें देखी जाती है। वाक्यों के शब्दों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? वो एक उचित गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके वाक्यों के मुख्य 6 अंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें वाक्यांश क्या होता है? एक वाक्यांश बताना भूल गए थे थोड़ा। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य का एक भाग होता है। जैसे कि हमने ये कहा कि वह लड़का कोने में खड़ा है, कोने में खड़ा है, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा तो हो गया वाक्य, ठीक है। अगर इसमें एक आ जाए कि वह लड़का क्या है, वह उद्देश्य हो गया, है ना, और वो खड़ा है, वो क्या हो गया? उसमें उद्देश्य हो गया। लेकिन ये वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो इन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? वाक्यांश कह सकते हैं। कोने में ये भी क्या है? एक वाक्यांश है ना, वाक्य का एक भाग है इसका, ठीक है। तो वाक्य का लगभग पूरा पूरा टॉपिक आज आपके समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको रिवाइज करना और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास अगली वीडियो में। और ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में इसको कोई डाउट हो तो जरूर देना।
जिससे हम उसको दूर कर सकें। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।